जानम के घर। जन्नत सोई हुई थी। उसके चेहरे पर थकावट के आसार नमूदार थे, जो डेयर डेविल से ना छुप सके। वो नींद में होती है तो कुछ रिएक्ट करने की हालत में नहीं होती। अब वो यकटिक उसको देख रहा था और उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था जानम को छोड़कर जाए, मगर जाना जरूरी था। वो उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर सहलाता है। वो उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता। चंद आवारा जुल्फें जन्नत के चेहरे को ढक रही थीं, तो उसे उसने पीछे किया। तेरे चेहरे पे पर्दे का पहरा बहुत देर से ठहरा। तेरे हुस्न की कसम ये बेजान न होती तो इनकी जान ले लेता। काफी देर देखने के बाद वो जन्नत के हाथ पर अपना लम्स छोड़कर चला जाता है और अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वो अपना वहम समझकर सर झटक कर चला जाता है। इतवार का दिन। आज इतवार का दिन था और दोनों भाइयों ने मामूल से हटकर कोई शरारत ना की थी और जन्नत अभी भी सोई थी कि हमदान और मोइज अंदर आते हैं और आज बिना किसी शरारत के प्यार से जन्नत को उठाया था और कहा कि नीचे खाना तैयार है। अब जब जन्नत नीचे आई तो काफी हैरान हुई कि भाई मामा पापा के साथ चुप करके बैठे थे। जन्नत भी चुपचाप बैठ गई। तो वक्फे के बाद भाइयों ने मुखातिब किया कि जन्नत, हमने तुम्हें एक बात बतानी है। जन्नत को महसूस हुआ कि मामला काफी पेचीदा है। वो बोली, जी। आगे से जो बात जन्नत ने सुनी वो अपना जूता उतारकर भाइयों के पीछे भागती है, क्योंकि जो बात बोली थी वो ये थी कि आज हमने हिम्मत करके तुम्हें ये बात बताई है ताकि कल को तुम्हें किसी और से ना पता चले। इससे अच्छा हम बता दें। इससे तुम ये महसूस ना करना कि तुम हमारे लिए अजनबी हो, बल्कि तुम हमारी अपनी हो, सारी जिंदगी रहोगी। बात दरअसल ये है कि बचपन में मामा पापा पार्क से आ रहे थे तो उन्हें पास बेंच से किसी के रोने की आवाज आई। जब वो पास गए तो एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। उन्हें उस पर काफी प्यार आया। उनकी अपनी कोई बेटी ना थी तो उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया और हमें भी चुप रहने का कहा। तुम हमारी बहन नहीं हो, और कहका लगाकर भाग गए। रात के वक्त आज जन्नत की तबीयत कुछ नासाज थी तो वो जल्द ही सो गई, क्योंकि उसने दवाई पी ली थी। वो नीम गुनूदगी की हालत में थी, मतलब वो आधी बेहोश थी। अब डेयर डेविल ने रोज की तरह मैसेज किया, मगर मैसेज सीन ना हुआ तो उसे लगा कुछ गलत हुआ है। तो वो उसके घर गया और रोज की तरह कमरे में आ गया। उसने देखा जन्नत सोई हुई है। जब उसने गौर से देखा तो जन्नत काफी सुर्ख थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। जब उसने जन्नत को छुआ तो वो ठिठक गया, क्योंकि जन्नत को काफी तेज बुखार था। उसने पास से पड़े जग को पकड़ा और रुमाल जेब से निकालकर उसकी पट्टी शुरू कर दी और साथ ही साथ जन्नत का हाथ दबाता। और फिर काफी वक्त गुजर जाता है तो जरा सी थकावट महसूस होती है तो वो जन्नत का सर अपने सीने के साथ लगाकर सो जाता है, नहीं बस आंखें बंद करता है। आज उसकी जानम उसकी बाहों में होती है। ए वक्त, जरा थम जा, मेरी जानम मेरी बाहों में है। सुबह के वक्त जब उसे यकीन हो जाता है कि जन्नत की तबीयत ठीक है तो अपना लम्स उसके रुखसार पर छोड़कर चला जाता है। उसे यकीन था अब वो कदरे बेहतर है। जन्नत उठती है तो उसे अजीब सा एहसास होता है, मगर वो खुद ही झटक देती है। अगली सुबह जब जन्नत यूनी जाती है तो उसे पता चलता है कि कॉन्सर्ट है। सब उसकी तैयारियों में मसरूफ थे तो वो भी चुपचाप हॉल में बैठ जाती है, मगर वहां विजदान की नजरें जन्नत का तवाफ करती हैं, जो सबसे बेखबर खुद में मसरूफ थी। ये जो अहम होते हैं बड़े बेरहम होते हैं। चंद दिनों बाद आज
कॉन्सर्ट था तो सबने ब्लू ड्रेस पहना था क्योंकि थीम थी, और जन्नत ने फ्रॉक पहना था और विजदान ने कुर्ता और नीचे जीन्स। अब काफी परफॉर्मेंस के बाद आखिरी परफॉर्मेंस की बारी आई, जो कि हेड की तरफ से सरप्राइज थी। विजदान की परफॉर्मेंस। अब वो काफी शोरगुल में स्टेज पर जाता है और गाना शुरू करता है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। ये अल्फाज हमेशा जन्नत को कुछ याद दिलवाते थे। उस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पर हक मेरा ही तो है, कह दिया ये मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते पे तू ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। अब जब विजदान ने नीचे देखा तो जन्नत बाहर जा रही थी। वो वापस जा रही थी हमदान के साथ कि चोरों ने रोका उसे कि जो भी है पास वापस कर दो, और मना किया कि शोर ना करें, मगर वो हमदान ही क्या जो किसी की सुन ले। उसने शोर किया तो डर के मारे वो भाग गए। जब वो पीछे मुड़ा तो उसकी जान तकरीबन निकल गई, उसका दिमाग माउफ हो गया। जन्नत रोड पर गिरी थी और इर्द गिर्द खून था। हमदान को कुछ समझ ही ना आया, उसके आंसू निकल पड़े। उसने मोइस को कॉल की और उसे बताया तो वो कहता है तुम पहुंचो मैं आता हूं। वो भी काफी परेशान था। जन्नत थी भी तो लाडली सबकी। उसको चोट लगती सांस भाइयों का रुकने लगता। वो दोनों की लाडली थी, बिल्कुल शहजादी थी। बहनें होती भी भाइयों की शहजादियां हैं। अभी वो जन्नत को उठाता है कि एक गाड़ी रुकती है। अंदर से मर्दाना आवाज आती है, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूं। तो हमदान भी गाड़ी में बैठ गया और उसका चेहरा थपथपाता है। डॉक्टर ने इत्तला दी कि सर पर चोट आई है, जिसको स्टिच कर दिए हैं। बस खून ज्यादा निकलने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब वो जन्नत के कमरे में गए तो वो अभी भी बेहोश थी। तो उन्होंने डॉक्टर से इजाजत ली और जन्नत को लेकर घर की तरफ रवाना हुए। जब घर पहुंचे तो हमदान की शर्ट पर खून लगा था, जिसे देखकर मामा को काफी टेंशन हुई। और जब मोइस को देखा जिसने जन्नत को उठाया हुआ था, तो मामा की दबी दबी चीख ही निकल गई। तो हमदान ने उन्हें संभाला और मोइस ने जन्नत को उसके कमरे में जाकर लिटाया। खून निकलने की वजह से जन्नत के कपड़े भी खराब हो गए थे, तो कपड़े तब्दील करवा के वो उसके पास बैठकर पढ़ पढ़कर फूंकने लगी और काफी देर तक वहीं बैठी रही। दूसरी तरफ वहां तो डेयर डेविल का बुरा हाल था। वो जो जन्नत पर उठने वाली हर नजर को नीचे कर सकता था, आज किसी ने उसकी जानम पर हाथ उठाया था। वो कैसे बर्दाश्त करता? उसके सामने अभी भी बेहोश दो वजूद मौजूद थे। अब डेयर डेविल ने उन पर ठंडा पानी फेंक कर उन्हें होश दिलवाया। जब उनके हवास कायम हुए तो चंद लम्हे के लिए शदद्दुद रह गए। सामने एक नकाब पोश मौजूद था और उसकी नारंगी आंखों में अजीब सी वहशत दिख रही थी। उसने अपने बेलचक लहजे में सवाल दोहराया कि मेरी जानम को मारने की हिम्मत किसकी हुई? उसमें से एक चोर ने दूसरे की तरफ इशारा किया कि उसने अपनी दिफा के लिए किया था। अब ये सुनकर डेयर डेविल ने जानदार कहका लगाया और फिर दोबारा गहरा सकूत छा गया, शायद तूफान के आने से पहले का सकूत। अभी चंद लम्हात ही गुजरे थे कि वो अपनी कुर्सी से शेर की रफ्तार से उठा और जिसने मारा था उसकी जानम को उसको कुर्सी दे मारी। अब वो जमीन बोस हो चुका था।
اب दूसरे की जानिब आया और दूसरे को उल्टा लटका दिया और उसका आधा जिस्म गर्म पानी में था। वो दर्द से बिलबिला रहा था, मगर यहाँ असर किसे होना था। अब भी उसे तस्कीन हासिल न हुई तो उसने पहले चोर को होश दिलवाया और उसके हाथ बांध दिए और उसकी उंगलियों में ड्रिल मशीन से इतने सुराख किए कि उसके हाथ अब ज़ाया हो गए। और फिर दूसरे चोर की जानिब गया और उसके हाथ बाल्टी में डाल दिए। मिनट के 1000वें हिस्से में फलक शगाफ चीख उसके गले से बरामद हुई और बाल्टी का पानी लाल हो गया, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मछलियां थीं और सांप भी, मगर उसमें जहर नहीं था, क्योंकि वो मौत नहीं देता था। उसको जहरीली खुशबुएं मात देती हैं। वो जिसको प्यार करता है मार देता है। थोड़ी देर बाद अब डेयर डेविल का दिल मचल रहा था अपनी जानम से मिलने के लिए। अब वो जानम के घर का रुख करता है और फिर उसके कमरे में पहुंचकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बोझल कदमों से जाता है और उसके चलने का तरीका ऐसा होता है जैसे कि कोई मुसाफिर सदियों की मुसाफत तय करके आया हो और वो उसके करीब पहुंचकर बेड के पास ढेर हो जाता है। वो उस वक्त बिल्कुल उस मुसाफिर की मानिंद होता है जिसने सदियों की मुसाफत तय की हो और आखिर में थक हार कर और अपनी किस्मत से हार कर अपने महबूब के कदमों में ढेर हो जाता है। इश्क को 4 मौजज़ों से गर्ज, नजरे यार, वसले यार, करम यार, करबे यार। अब वो वहां चुपचाप बैठा रहता है। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और उसका चेहरा तकता है। उसको वो यूं देख रहा होता है जैसे पलक झपकेगा तो वो गायब हो जाएगी। वो उसके चेहरे के हर नक्श को हिफ्ज कर रहा होता है। फिर चंद लम्हात के बाद वो हिम्मत करके उठता है और उसकी जुल्फे पीछे करता है और उसकी पट्टी देखकर उसके दिल को कुछ होता है। वो देखता है उसकी सारी पट्टी भीगी होती है, वो भी खून से। वो पास कबट खोलता है और उधर से दवाई निकालता है और पट्टी भी। अब वो बेड पर बैठ जाता है और आहिस्ता से जानम के सर से तकिया निकाल लेता है और अपनी टांग पर रख लेता है तो उसका सर अब उसकी टांग पर होता है। वो आहिस्ता से पट्टी खोलता है और जख्म देखता है जो कि इतना गहरा नहीं होता, जबकि ज्यादा खून इसलिए निकला था कि जब मोइज ने उसे लिटाया होता है तो उसका सर तकिए तर नीचे था तो खून निकलने लग जाता है। डेयर डेविल के दिल को कुछ होता है। वो बहुत ही प्यार से उसकी पट्टी करता है और उसके बाद दुआएं पढ़कर उस पर फूंकता है और काफी गहरी नजरों से उसे देखता है। उसको वो दिन याद आता है कि एक दफा खेलते हुए जन्नत झूले से गिर जाती है और ये उसके जख्म पर खुद पट्टी करता है और उसके आंसू साफ करता है और उसके हंसाने की कोशिश करता है। और जब वो जरा सा भी रोती है तो डेयर डेविल खुद भी उसका दर्द महसूस करता है। आज भी वो वही था। उसको जानम का दर्द महसूस हो रहा था। चोट लगी है उसे पर क्यों महसूस मुझे हो रहा, ऐ दिल बता दे क्या है इरादा तेरा। अब डेयर डेविल जानम के रुखसार के साथ अपना रुखसार मस करता है और वहीं सो जाता है और थोड़ी देर बाद अपना लम्स जानम की चोट पर, रुखसार पर और हाथ पर छोड़कर वापस आ जाता है। जबकि जानम को सुबह यूं महसूस होता है कि वो काफी पुरसुकून सोई हुई थी। काफी सालों बाद या काफी सदियों बाद अब भी वो डेयर डेविल के सहर में मुब्तला होती है और काफी देर सोचने के बाद रोना शुरू कर देती है। आंसू उबलकर बाहर उसके रुखसार पर बह रहे होते हैं और काफी सालों का जब्त आज टूट जाता है और वो दर्द में पुकारती है, लौट आओ मेरे मोहसिन, मैं बहुत अकेली हूं, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। तुम तो मेरी जरा सी चोट पर तड़प उठते थे, आज मैं दर्द में हूं, लौट आओ
तुम मेरी जरा सी आह पर दौड़े चले आते थे। आज भी लौट आओ, मैं तकलीफ में हूं, आ जाओ वापस। तुम क्यों नहीं आते? सुन लो मेरी पुकार, खुदारा सुन लो। पहले मेरी जरा सी पुकार पर दौड़े चले आते थे, अब क्यों नहीं आते? पता है तुमने कहा था मेरा इंतजार करना, मेरी जान आखिरी सांस तक करूंगी, मगर ऐसा ना हो इंतजार करते करते मेरी मौत लाहक हो जाए। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? अचानक ही उसे मैसेज मौसूल होता है। उसे पढ़कर जानम को कुछ पल के लिए अपनी बेखुदी का एहसास होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपना सब्र खो बैठी थी। शायद तकलीफ के बायस उसे नदामत महसूस होती है। मैसेज कुछ यूं था, मेरी प्यारी जानम, कभी कभी हमें यूं महसूस होता है कि हम बहुत अकेले हैं। दुनिया के तमाम तर दुख सिर्फ हमें ही लाहक हैं, मगर कभी अपने से ज्यादा दुखी लोगों की तरफ भी निगाह दौड़ा लेनी चाहिए। इंसान बहुत नाशुक्री मखलूक है रब्बे कायनात की। अगर इंसान की जिंदगी में दुख ना आए तो कौन है जो रब्बे कायनात को याद करे? कई बार दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं और कई बार हमें आजमाने के लिए। हम कई बार सोचते हैं कि जब हम दुखों दर्द के आलम में अपने रब को पुकारते हैं तो वो मदद क्यों नहीं करता। इसकी मिसाल कुछ ऐसी दूंगी। कभी हम इम्तिहान में बैठे होते हैं और किसी सवाल पर अपने उस्ताद से मदद की तलब करते हैं या फिर ख्वाहिश रखते हैं, मगर वो इम्तिहान होता है, वहाँ जवाब हमें देना होता है, क्योंकि उस्ताद ने हमें वो चीज़ पहले ही पढ़ाई और समझाई होती है। बिल्कुल इसी तरह इम्तिहान भी रब की तरफ से हमारे लिए मुश्किल की शक्ल में आता है। वो अपनी दी गई तालीम का इम्तिहान ले रहा होता है। इसीलिए तो हमें सब्र करना चाहिए। सब्र बहुत मुश्किल है, आसानी से नसीब नहीं होता। काफ़ी तगोदौ करनी पड़ती है, अपनी अना को मारना पड़ता है। कुरान में इरशाद है, इन्नल्लाह मास साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र ही वो अमल है जो इंसानों को फरिश्तों से मोतबर बनाता है। कुछ भी हो जाए, अपने रब के फैसलों पर कभी सवाल ना करना। वो इंसान को 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगली सुबह आज जन्नत ने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा किया, मगर दर्द की वजह से ना जा सकी। वो घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो दूसरों के सामने यूं जाहिर कर रही थी कि वो ठीक है, कि कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए वो करीबी पार्क में चली गई, मगर उसको वहां बैठे चंद लम्हात ही गुजरे थे कि उसे चक्कर आने लगे और लम्हे के 1000वें सेकंड में वो जमीन बोस हो चुकी थी। अब ये कैसे हो सकता था कि जानम को कुछ हो तो डेयर डेविल को मालूम ना हो? अभी भी वही हुआ। जानम अपने डेयर डेविल की बाहों में थी, और जब महबूब महबूब की बाहों में हो तो ईद का समा तो होगा। याद हैं वो आंखें, रुखसार, वो होंठ, दुनिया जिसके तसव्वुर में लुटा दी हमने। वो जानम थी डेयर डेविल की। खैर, अब डेयर डेविल अपनी जानम को अपनी बाहों में उठाए हुए अपने घर रवाना होता है, क्योंकि उसका घर पास ही होता है। उसने अपनी जानम को बाहों में ऐसे उठाया होता है जैसे वो नर्मो नाजुक सी गुड़िया हो और जरा सी सख्ती से टूट जाएगी। हाय ये मोहब्बत! लोग भी क्या अजीब होते हैं। महबूब पर अपनी जान भी वार देते हैं और ले भी लेते हैं। तुमने हमसे मोहब्बत से बढ़कर की। हमने तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत की। तुम क्या करोगे मोहब्बत की इंतहा? हमने इब्तिदा ही इंतहा से की। इसीलिए तो कहते हैं कि खुशनसीब है वो शख्स जिससे कोई मोहब्बत करे। अभी भी
जानम बेहोश होती है कि शायद कमजोरी की वजह से कि उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। डेयर डेविल का बस चलता तो ताउमर उसे अपनी बाहों में रखता, मगर ख्वाहिशात कब पूरी होती हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। वो जानम को बेड पर लिटाता है और उस पर कंबल देकर डॉक्टर को कॉल करता है। चंद ही लम्हात के बाद डॉक्टर वहां मौजूद होता है। वो जल्दी से जानम को चेक करता है और फिर बाहर आकर बताता है, डरने की बात नहीं है, इन्हें सिर्फ चक्कर इसलिए आए हैं कि काफी कमजोरी हो गई है, शायद इनकी चोट की वजह से। इनकी खुराक का ख्याल रखें। मैंने इनकी पट्टी बदल दी है। अब थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। अगर आप बुरा ना माने तो ये आपकी क्या लगती हैं? जवाब में हमारे डेयर डेविल के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आती है। उसका जवाब कुछ यूं होता है कि बीवी है ये मेरी। एक नया इंकिशाफ। हाँ, वो मिसेस डेयर डेविल थी। जब जन्नत 17 की होती है और डेयर डेविल 21 का, तो उनके घर वाले दोनों की एक दूसरे के लिए ख्वाहिश को देखकर निकाह कर देते हैं और रुखसती बाद में होनी थी और फिर उन्हें वापस जाना पड़ता है किसी काम से। और अब हाल का मंजर। कमरे में डेयर डेविल अपनी जानम के पास बैठा होता है और साथ ही साथ उसके होश में आने का मुंतजर होता है। वो अपनी जानम के सामने कमजोर नहीं बनना चाहता था। वो जो ताकत था अपनी जानम की, इसीलिए चुपचाप आंसू पी रहा था। अभी तुमने देखा ही क्या है? अभी तुमने तुम्हारे बगैर हमारा तड़पना नहीं देखा। थोड़े वक्त के बाद जानम को होश आता है और डेयर डेविल की नजरों का तसलसल टूट जाता है और वो उसको उठकर बोलता है, आराम से, मैं हूं तुम्हारे पास। और जब जन्नत को यकीन आता है तो वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और वो तो बौखला जाता है। वो उसे अपने सीने से लगाकर चुप करवाता है और कहता है कि मैं हूं ना, मेरा साथ तुम हमेशा साथ पाओगी। और साथ ही साथ ये बात भी तो है कि जिंदगी में हमें जब भी कभी दुख मिलता है तो अपने लिए एक मजबूत सहारा तलाश करते हैं जो हमारे दुख में हमारा साथ दे। एक ऐसा कंधा जो हमें बीच राह में छोड़ जाए, जो अगले को ये एहसास दिला सके सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तुम बस मुझ पर यकीन रखना, मैं तुम्हारे हक में ही गवाही दूंगा। डेयर डेविल भी अपनी जानम के लिए ऐसा ही था। वो उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ता है और उसे खाने का कहता है कि फिर तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा। हर बात का मतलब हविस नहीं होती, जिस्मों की तलाश हर किसी की फितरत नहीं होती, और माथे पर लम्स देने का मतलब ये है कि किसी को अपनी मौजूदगी का इजहार दिलाओ कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर वो जानम को उसके घर उतार कर आ जाता है। आज डेयर डेविल को पुरसुकून नींद आनी थी क्योंकि जानम के वजूद का एहसास उसे अपने कमरे में आया था। रात के वक्त अभी जानम सोने ही वाली थी कि मैसेज आता है जो कुछ यूं होता है, मेरी प्यारी जानम, जरूरी नहीं कि हर आशिक आपको रुस्वा करे। आशिक के लिए उसकी महबूब की इज्जत ही सबसे अहम होती है। वो आपको कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। अगली सुबह। आज जन्नत के सर की चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी होती है। पट्टी तो अभी भी लगी होती है मगर जख्म काफी ठीक हो चुका था। तो फिर आज वो यूनी जाने को तैयार होती है। जब वो यूनी जाती है तो हर कोई उसकी तबीयत दरियाफ्त करता है। जाहिर है वो खुश अखलाक थी तो हर कोई उस पर रश्क करता है। खैर, जब सर विजदान का लेक्चर शुरू होता है
تو जन्नत को खुद भी महसूस नहीं हुआ कि कब उसको सर विजदान में अपनापन महसूस होता है। इस तरह के एहसास को जन्नत खुद भी समझ नहीं सकी थी। एक अजीब सा एहसास था। कभी लेक्चर के दौरान उसकी नज़र मिल भी जाती तो वो इन जज्बे लुटाती नज़रों की ताब ना ला सकती थी, और ऐसा ही होता था, जानबूझकर जन्नत को मुखातिब करना कि दीदार हो सके। मगर आज उसके बरक्स हुआ। आज जन्नत को देखा नहीं गया था और उसे अजीब एहसास हुआ, मगर उसने जाने दिया। काफी दिनों बाद आज ऐलान हुआ था यूनी में कि चंद दिनों बाद टूर ने जाना है। इस यूनी की एक खूबी ये भी थी कि टूर यहाँ के सारे इंटरनेशनल होते थे और अब की बार जाना भी कोरिया था। जन्नत तो शुरू से ही कोरिया जाने की ख्वाहिश रखती थी। वो बहुत ज्यादा ही खुश थी। 3 दिनों बाद आज जन्नत शॉपिंग पर आई थी, क्योंकि 2 दिन बाद टूर ने जाना था तो वो मोइस को लेकर आती है। अभी काफी शॉपिंग करने के बाद एक दुकान के बाहर मोइस उसे खड़े करके कहता है, जरा इंतजार करना, मैं आता हूँ। चंद लम्हे ही गुजरे होते हैं कि एक गिरोह वहां आन निकलता है और जन्नत पर आवाजें कसते हैं। हद तो तब खत्म होती थी जब उनमें से एक जन्नत का हाथ पकड़ता है। तभी मोइज आ जाता है और काफी मारपीट भी होती है। खैर, बात खत्म हो जाती है और जन्नत और मोइज ने घर बात बताने से गुरेज किया था। थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि वो लड़के एक हवेली में मौजूद थे और उन्हें इर्द गिर्द सिर्फ जंगल नजर आया था। अचानक सामने ही एक नकाब पोश आता है। उसकी आंखें अजीब होती हैं, बेतासुर, हर जज्बे से आरी। अचानक ही वो पुकारता है। किसकी हिम्मत हुई उस लड़की को छूने की? वो एक की तरफ इशारा करते हैं, इसने छुआ था, और एक और की तरफ इशारा करते हैं, ये हमें लेकर गया था। बस ये सुनने की देर थी कि डेयर डेविल के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आई। ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान को अंदर तक लर्जा दे। अब वो आगे आया और पास से कील उठाई और जो जवाब दे रहा था उसके हाथ में घुसा दिया और उसकी चीख से दोनों सहम गए। अभी उसके बाद उसने ड्रिल मशीन उठाई और जिसने जन्नत को हाथ लगाया था उसके हाथ में सुराख शुरू कर दिए। वो चीख रहा था, मगर यहाँ फर्क किसे पड़ना था। अब उसका हाथ जाया हो चुका था। अब पास से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उठाए और तीसरे की आंख निकाल दी और धाड़ा। अब तो किसी को देखने के बारे में सोचेगा नहीं। और इसके बाद उन्हें उनके घरों के बाहर फेंकवा दिया। रात के वक्त, रात को पहले जन्नत को मैसेज का कोई इश्तियाक न था, मगर रफ्ता रफ्ता उसे उसका इंतजार होने लगा था, क्योंकि कभी ऐसे ऐसे मैसेज आते जो जन्नत की मौजूदा हालत पर होते थे तो वो काफी मदद करते थे। और इसमें बुरा भी कुछ नहीं था कि कोई अपनी शनाख्त ना करवाए मगर फिर भी आपकी मदद करे, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता। मामूल के मुताबिक आज भी उसे मैसेज मौसूल हुआ, जिसे पढ़ने के बाद काफी देर वो किसी सोच में गुम रही और बाद में सो गई। मैसेज कुछ यूं था, मेरी प्यारी जानम, जिंदगी में हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं। कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, मगर उन सब में से एक शख्स ऐसा जरूर मिलता है जो सबसे मोतबर होता है। उसे हम अपनी मोहब्बत भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ उस इंसान पर हम खुद से भी ज्यादा यकीन रखते हैं कि चाहे दुनिया में सब लोग ही हमारे खिलाफ हो जाएं, ये इंसान हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, ये हमारा साथ देगा। और ऐसा ही होता है। जब भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले दिमाग में उसका ही ख्याल आता है। अगर कोई आप पर यकीन करके अपनी जिंदगी की मुश्किलात बता रहा है तो आप पर भी फर्ज है उसका साथ दें, उसकी कदर करें, ना कि आप उसे तमाम तर चीज का मौरूद इल्जाम ठहरा दो और वो अपने आप से नफरत
शुरू कर दें, बल्कि आप उसको उसकी गलती पर चाहे डांट लो, वो बुरा नहीं मानेगा, बल्कि आपकी बात सुनेगा और उसका मसला हल करो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, तो नफरत छोड़कर मोहब्बतें अपनाओ। हदीस, जिसने किसी का टूटा दिल जोड़ा वो सीधा जन्नत में जाएगा। डेयर डेविल। थोड़ी देर बाद जन्नत सो रही होती है कि डेयर डेविल कमरे में आता है और देखता है कि इर्द गिर्द किताबें बिखरी हैं और वो दरमियान में चश्मे लगाए सो रही थी और उसका मोबाइल पास पड़ा था और डेयर डेविल को देखकर काफी हंसी आई। वो बिना कंबल के इकट्ठी हुई थी। अब डेयर डेविल आगे बढ़ता है और पास से सारी किताबें उठाता है और फिर उसके चश्मे उतारता है और फिर कंबल निकालकर उस पर डालता है और आगे होकर उसका सर थपकता है और उसकी नजर उसके चेहरे पर मिचे हुए आंसुओं के निशानात देखता है। उसके दिल को अजीब लगता है, मगर फिर वो जाने देता है और उसका सर थपकता रहता है और वापसी में उसके हाथ पर अपना लम्स छोड़ जाता है। 3 दिन बाद आज जन्नत लोगों का टूर जाना था और वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी दिली ख्वाहिश पूरी होनी थी। वो सारी तैयारी करके अपनी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वहां अभी सर्दी का मौसम था, तो हर किसी ने लॉन्ग कोट या फिर जैकेट पहनी होती है और नीचे जीन्स और शॉर्ट शर्ट। अब जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो सब एक दूसरे से मिलकर अंदर बोर्डिंग के लिए चले जाते हैं। अब बोर्डिंग करवाकर वो फ्लाइट में बैठते हैं कि जन्नत पर एक इंकिशाफ होता है कि वो लोग 11 थे, तो सबसे अलग सीट उसकी थी, सर विजदान के साथ। अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो चुपचाप बैठ जाती है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, जन्नत को डर लगने लगता है। अब वो आंखें जोर से बंद कर लेती है और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती है और इसी अफ्ताब में वो पास बैठे सरविजदान का हाथ जोर से पकड़ लेती है कि नाखून उनके बाजुओं में धंस जाते हैं। उसूल से तो उन्हें तकलीफ होनी चाहिए थी, मगर नहीं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी, क्योंकि महबूब की तरफ से मिला हर जख्म दर्द नहीं देता बल्कि मुसर्रत देता है। थोड़ी देर बाद उन्हें यूं महसूस होता है कि उनके हाथ पर गिरफ्त ढीली हो गई है। वो देखते हैं तो जन्नत सो गई होती है और वो उसका सर अपने कंधे से लगा लेते हैं कि उसकी गर्दन में बल ना पड़ जाए। अब उनका एयरपोर्ट पर स्टे होता है तो सरविजदान जन्नत को उठाते हैं। जन्नत जब उठती है तो देखती है कि सरविजदान के चेहरे पर काफी दिलकश मुस्कुराहट होती है। उसे अजीब लगता है, मगर जाने देती है। अब वहां वो सब कुछ खाना खाते हैं और अगली फ्लाइट में चले जाते हैं। अब जन्नत ने खुद को काफी हद तक संभाला होता है, तो अब वो हाथ नहीं पकड़ती और थोड़ी देर बाद वो अपनी मंजिल पर मौजूद होते हैं। अब सब होटल में चेक इन करते हैं। जन्नत के हवासों पर तो बम तब फूटता है जब उसे पता चलता है कि उसका कमरा सरविजदान के साथ है और इनकार की सूरत में यूनी की सबसे बदतमीज लड़की निमरा के साथ रूम शेयर करना पड़ता। उसका कुछ यूं हाल था कि आगे कुआं पीछे खाई, डूबना है मर्जी जिसमें डूब जाए। मरती क्या ना करती कि मजदक उसे रूम शेयर करना पड़ता है। वो जाती है और फ्रेश होकर आकर सो जाती है। काफी थकावट होती है तो जल्द ही नींद उसे अपनी आगोश में ले लेती है। कमरे में 2 सिंगल बेड होते हैं, काफी फासले पर, और जब सरविजदान अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जन्नत ने कंबल सर तक ओढ़ा हुआ था। उन्हें हंसी आती है, मगर फ्रेश होने चले जाते हैं और फिर वापस आकर जन्नत के बेड के करीब जाते हैं और उसका लिहाफ जरा नीचे करते हैं और उसकी जुल्फे पीछे करके तस्वीर बनाते हैं और अपने लब उसकी पेशानी पर रखकर चले जाते हैं। मगर उसे नींद नहीं आती, क्योंकि महबूब पास था, तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड तक ले आता है और अपने साथ लगाकर सो जाता है। तुझे ओढ़ूं या तेरा लिबास हो जाऊं, तेरी रगों में ढलकर
एक एहसास हो जाऊं। वो जन्नत के उठने से पहले उसे उसके बेड पर छोड़ आता है। सुबह का वक्त। जन्नत जब उठती है तो देखती है सर विजदान कमरे में मौजूद नहीं होता, तो वो मौके को गनीमत समझकर जल्दी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस जाती है। और दूसरी तरफ सर विजदान दूसरों को तमाम तर हिदायत देकर अब खुद फ्रेश होने कमरे में आता है, और तभी जन्नत ने स्कार्फ कर लिया होता है और वो वापस निकलकर उसे भी हिदायत देकर सियोल चले जाते हैं। वहां काफी रेस्टोरेंट पर जाते हैं और वहां की मशहूर तरीन डिश खिमशी खाते हैं, और वहां से म्यूजियम देखने जाते हैं और काफी कुछ वहां के बारे में मालूम होता है, और फिर वापस आ जाते हैं। सबको होटल छोड़कर विजदान खुद अपने पुराने घर जाता है कोई चीज लेने। काफी देर बाद पार्क में घूमकर वो वापसी का रुख करता है, क्योंकि घर में सिर्फ यादें थीं, तल्ख यादें। वो लोग काफी थक गए होते हैं। जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं, नींद उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है। वो वापस आकर फ्रेश होकर जन्नत की जानिब जाता है तो देखता है कि जन्नत उल्टी लेटी होती है। वो हंसता है और जाकर उसे सीधा करता है, मगर यहाँ उसको झटका लगता है कि जन्नत का वजूद काफी गर्म होता है। उसको काफी तेज बुखार होता है, जिसकी बिना पर वो नीम बेहोश थी। विजदान को याद आता है कि सुबह उसने काफी दफा देखा था कि जन्नत थोड़ा अजीब तरह चल रही थी, काफी बोझल लग रही थी। तो उसे लगा शायद थकावट की वजह से, मगर उसकी वाकई तबीयत काफी खराब थी। कुछ लोगों के साथ होता है, जब वो आबो हवा बदलते हैं तो बीमार जरूर होते हैं। जन्नत के साथ भी यही हुआ था। विजदान को पता था तमाम मेडिसिन का, तो वो जन्नत को इंजेक्शन लगाता है और फिर मेडिसिन जैसे तैसे पिला देता है और ठंडे पानी की पट्टियां करता है, और तकरीबन पूरी रात वो यही करता है। जब सुबह के करीब उसे यकीन आता है कि जन्नत की तबीयत बेहतर हो गई है, तो वो अपने लब उसकी पेशानी पर रखकर अपना लम्स छोड़कर चला जाता है। वो भी काफी थक गया होता है। हमने हाथ फैलाकर इश्क मांगा था, आपने लबों को चूमकर जान निकाल दी।